Hello students, good afternoon. Now I am going to start 5.6, that is the work energy, that is WE theorem for a variable force. लेकिन इससे पहले मैं आपका थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा, जो मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने कहा था कि हम जो फोर्स निकाल रहे हैं वो हम नीचे की ओर नहीं ले रहे। वो इसलिए नहीं ले रहे थे, वो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उस वाले में नेगेटिव फोर्स जो दिखाया है उसकी वजह से हमें घटाना भी पड़ेगा, मींस वी वुड हैव टू सबट्रैक्ट। इस वजह से हमने कहा था कि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, नीचे वाले हिस्से को मत लो क्योंकि दैट इज़ शोइंग द फ्रिक्शन, तो उससे कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। लेकिन हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे कहा था कि अभी हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। ओके, थैंक यू। नाउ वी स्टार्ट ऑफ 5.6। तो इसके लिए चलो माना कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हम के से दिखाते हैं, के से, ठीक है। देन हमारे पास इसका फॉर्मूला है के इज इक्वल टू हाफ mv², ये हमने देख रखा है। अब ये दोनों ओर d अपॉन डी टी कर दीजिए, d अपॉन डी टी, के इज इक्वल टू d अपॉन डी टी हाफ mv², ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू इसे 2/2 v dv अपॉन डी टी, और ये m और आएगा, m यहाँ पर लिखना था लेकिन कोई बात नहीं। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, इस वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू t हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, तो ये दो इधर आ जाएगा और ये 2v dv अपॉन डी टी बचेगा। यानी कि ये 2 इधर आया और v² का हो गया 2v और डिफरेंशिएशन dv अपॉन डी टी हो गया, इज इक्वल टू यू विल गेट 2 से 2 कट जाएगा mva, ये हमारे पास आ जाएगा, नहीं mv dv अपॉन dt, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमें पता है फॉर्मूला dv अपॉन dt किसके बराबर होता है, a के होता है। दैट्स वाई dk अपॉन dt इज इक्वल टू mva, और ये हमें पता है ये क्या है, f इज इक्वल टू ma। दैट्स वाई वी कैन राइट f मल्टीप्लाई बाई v, ये फोर्स है। अब इसे, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। ये हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि इस फॉर्म को हमें इंटीग्रल पार्ट में लाना है जिससे कि कैलकुलेशन एग्जैक्ट हो जाए। यानी कि जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था कि जैसे जैसे हम टाइम को कम करते जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन एक तो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगी, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हम एक्यूरेसी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। वही वो काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देयरफॉर v की जगह dx अपॉन dt रख दीजिए, तो हमारे पास आ गया dk अपॉन dt इज इक्वल टू f dx अपॉन dt। ये था न्यूटन का सेकंड लॉ। अब इस t को हटा दीजिए, रिमूव dt, यू विल गेट dk इज इक्वल टू f dx। अब दोनों ओर इंटीग्रेशन का निशान लगा दीजिए, देन यू विल गेट dk इंटीग्रेशन f dx। अब क्या करना है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू रख दीजिए। मान लो इनिशियल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की ki है और उसकी फाइनल वैल्यू है kf। x की इनिशियल वैल्यू है मान लो xi और फाइनल वैल्यू है xf। तो हमारे पास ये आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसे इंटीग्रेट करोगे तो
ये लिमिट आ जाएगी के आई के एफ, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, एफ डी एक्स, ये और इंटीग्रेशन, और ये डी एक्स और एफ ये किसके बराबर है, ये इक्वल टू है वर्क डन के, इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसे वैल्यू रख दीजिए, सो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो दिस इज द proof of work energy. This is the proof of work energy theorem for variable force, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन इसमें दो ऑब्जर्वेशन है, वो थोड़ा ध्यान देना। नंबर एक बोलता है जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ वो रिलेशन देता है जो हमारा F इज इक्वल टू एम में था। सेकंड लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक तो ये हो गया, जबकि हमारी वर्क एनर्जी ये वर्क एनर्जी है, वर्क एनर्जी। जबकि हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी इज थ्योरम इज इन ये जो हमने इंटीग्रेशन जो करके यहाँ पर जो प्रूव किया है, इज इन इंटीग्रल फॉर्म ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ये है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और ये है ओवर एन इंटीग्रल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है इसका मतलब ये हुआ, इसका जो निष्कर्ष जो निकला वो ये है कि न्यूटन के जो सेकंड लॉ में इंस्टेंट टाइम पर कैलकुलेशन होती है, लेकिन इसमें यानी कि लेकिन अपने सेकंड लॉ में टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन भी रहती है। टेम्पोरल का क्या मतलब है, समय अवधि, जैसे ये है टाइम इंटरवल, तो उसमें समय अवधि टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन भी रहती है, जो कि स्पष्ट नहीं है, जो कि सेकंड लॉ में स्पष्ट नहीं है कि इसमें टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन भी रहती है। लेकिन ये इस चीज़ को हम इंटीग्रेशन करके व फोर्स का यूज़ करके हम जो है डब्ल्यू की फॉर्म में इसे निकाल सकते हैं। इसका निष्कर्ष ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, दूसरा बोलता है कि सेकंड लॉ जो अपना न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ 2 या 3 डायमेंशन के लिए वेक्टर फॉर्म में होता है। मीन्स सेकंड लॉ इज इन वेक्टर फॉर्म फॉर 2 और 3 डायमेंशन, ठीक है। जबकि जो डब्ल्यू थ्योरम है वो स्केलर फॉर्म में है, इज इन थ्योरम स्केलर फॉर्म में है। इसका क्या निष्कर्ष निकला, इट मीन्स सेकंड लॉ में, न्यूटन के सेकंड लॉ में डायरेक्शन होती है और इसमें डब्ल्यू थ्योरम में डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ये छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर ख़त्म हो गया। एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं एग्जाम्पल में, अगर मैं छोड़ भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप खुद भी इसे देख सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें एक फंक्शन दे रखा है, उसके बेस पर आपको ये सवाल सॉल्व करना है। बस इसमें लास्ट में एक ही चीज़ ध्यान देनी है इस एग्जाम्पल में, कि जो ln एक फंक्शन है ln, ये ln है नेचुरल लॉगरिथम, यानी कि इसमें log e बेस जो है e आएगा, इसका ध्यान रखना। ln का मतलब log e है नेचुरल बेस। गलती से log 10 बेस 10 मत रख देना, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा मेरे ख्याल से। टू सेव द टाइम आई एम लीविंग दिस एग्जाम्पल, इट इज़ इजी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है 6.7 द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये एक नई टर्म आ गई है, इसे थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे PE शॉर्ट फॉर्म में, जिससे कि आसानी रहे। ठीक है, पोटेंशियल का सीधा सा मतलब है स्टोर्ड एनर्जी। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कोई बच्चा है, हो सकता है आप में से भी एक हो, कोई हो, कुछ हो, कि जो पूरे दिन खेलते हैं और सभी आसपास के ये बोलते हैं कि जो है ये तो पूरे दिन खेलता रहता है, इसकी ये पढ़ेगा क्या। तो लेकिन वही लोग जब एग्ज़ाम में देखते हैं कि बच्चा जो 90% लेकर पास होता है, तो वही लोग बोलते हैं कि भाई ये तो 50% लायक भी नहीं था और इसके 90% आ गए, इसका मतलब इस बच्चे में कुछ पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का मतलब है कुछ अंदर, मतलब कोई बात है और उसको बोलते हैं पोटेंशियल को, मतलब एनर्जी स्टोर्ड है इसमें। तो इसी को आधार मान के मैं चल रहा हूँ कि पोटेंशियल या स्टोर्ड एनर्जी सजेस्ट पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी फॉर एक्शन। ये जो पोटेंशियल जो है सजेस्ट करती है पॉसिबिलिटी और यानी कि संभावना या क्षमता एक्शन के लिए, काम करने की के लिए जो क्षमता है या उसका जो संभावना उसे बताता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बो एंड एक स्ट्रिंग। बो मतलब धनुष की में एक ये लगी रहती है आपकी रस्सी, उस रस्सी को पहले खींचा जाता है। इस रस्सी को, ये जो रस्सी है इसे खींचा जाता है एरो लगाकर। ये मान लो यहाँ तक आ गया, ये पहले यहाँ था, अब ये पीछे तक आ गया। तो जब आप ये पीछे कर रहे हैं ना, इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो आप, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो पीछे करने में। और जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं तो वो तेज़ गति से भागता है, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब जब वो भागने लगा तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही आप पृथ्वी को ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल अर्थ का लेते हैं। अर्थ, इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि पूरी पृथ्वी पर कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, कहीं पर जो है मतलब ऊंची नीची जगह है। तो पृथ्वी के क्रस्ट बोलते हैं ऊपरी परत को। पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसके में अंदर गड्ढे व पहाड़ आदि और ऊंची नीची जगह होती है, जिन्हें हम कहते हैं फॉल्ट लाइंस। उनको बोलते हैं फॉल्ट लाइंस, ये याद रखना। उसको हम ऊंची नीची जगह या पहाड़ हुए, गड्ढे हुए, मतलब जहाँ पर समतल ज़मीन नहीं है, उसे बोलते हैं फॉल्ट लाइंस। ठीक है, तो ये जो है उनको फॉल्ट लाइंस बोलते हैं आदि। ये कंप्रेस्ड स्ट्रिंग के समान हैं। ये जो गड्ढे वगैरह हैं वो जो हमने जो कंप्रेस्ड स्ट्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे दबाया, ये हमारी स्प्रिंग है, इसे अगर हम प्रेस करेंगे तो ये जो गड्ढे वगैरह हैं वो स्प्रिंग की तरह कंप्रेस्ड स्प्रिंग के समान हैं, यानी कि जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वो जो फैलेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये जो स्प्रिंग के समान है गड्ढे वगैरह, और इनमें धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती रहती है। किनमें, जो फॉल्ट लाइंस में जो कंप्रेस स्प्रिंग के समान होता है ऐसे, उसमें जो है
पोटेंशियल एनर्जी जमा होती रहती है। और जब ये फॉल्ट लाइंस रीएडजस्ट होती हैं, जैसे कि हमने स्प्रिंग को दबा रखा था, उसे छोड़ा तो रीएडजस्ट होगी, ये अपनी जगह पर आएगी ऐसे। तो ऐसे ही ये जो है, जो फॉल्ट लाइंस हैं जो स्प्रिंग के समान हैं, कंप्रेस्ड स्प्रिंग के समान हैं, वो रीएडजस्ट होती हैं, यानी कि वो अपनी जगह पर आती हैं। इसी कारण से भूकंप आदि आते हैं, जो कि एनर्जी जो है, स्टोर्ड एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो दूसरी में कन्वर्ट हो गई। सो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड ड्यू टू पोजीशन और कन्फिगरेशन ऑफ बॉडी। इसका मतलब कन्फिगरेशन और पोजीशन जो बॉडी की होती है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। वह जैसे बॉडी को मुक्त रूप से छोड़ते हैं, अगर हम यहाँ से कोई पत्थर नीचे फेंकें, फ्रीली छोड़ते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। यह मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए हैं कि स्टोर कैसे होती है और वो काइनेटिक एनर्जी में कैसे बदल जाती है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हम गेंद है, इसे हम ऊपर तक यहाँ तक ले आए हैं गेंद को, तो ऊंचाई तक ऊपर की ओर जब लाएंगे तो उसे हम बोल देंगे पॉजिटिव एच। अगर गेंद को यहाँ से यहाँ तक ले आए तो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन जो ऊपर की ओर ले गए, इसको हम पॉजिटिव एच बोलेंगे। ये बॉल है, यहाँ तक ले आए, ठीक है। तो ऊपर लाने में इसमें जो है यहाँ तक इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम इस बॉल को छोड़ेंगे ऊपर से तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। तो गेंद को ऊंचाई तक ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें, और वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव वर्क डन होगा। कितने के बराबर होगा उसमें नेगेटिव वर्क डन? यहाँ तक तो ले आए, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाकर हम यहाँ तक इसे डिस्टेंस एस तक लाए हैं। इस वजह से जहाँ भी फोर्स और डिस्टेंस होगा तो वर्क डन होगा, और वो क्योंकि ग्रेविटेशन के विरुद्ध काम कर रहा है इसलिए ये नेगेटिव इसकी मैग्नीट्यूड होगी। और वो होगा कितना? वो होगा बराबर mgh के बराबर होगा, ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी। जो यहाँ तक जो बॉल अब यहाँ पर स्थिर जो रखी है वो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, एंड वी कॉल इट PE। इसको हम बोलेंगे, जो एनर्जी बॉल को यहाँ तक लाए हैं उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है उसको हम बोल देते हैं VH। ये याद रखना, हमने पोटेंशियल एनर्जी H हाइट पर VH के रूप में हम लिख रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू mgh, जिसकी जो है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध काम कर रहा है, ऊपर तक ले गए हैं, इस वजह से इसकी जो मैग्नीट्यूड नेगेटिव में होगी। तो इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट में? H के रेस्पेक्ट में। तो H के रेस्पेक्ट में अगर हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा dVH अपॉन H इज इक्वल टू माइनस mg। और mg हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है ma। यहाँ पर a क्या है? g है, दैट्स वाई इट हैज़ कम फोर्स F के बराबर। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क डन इज अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। दैट इज अब गेंद को फ्रीली छोड़ते हैं तो वी हैव, अगर गेंद को जैसे ही हमने छोड़ा तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। स्टार्टिंग में जब बॉल यहाँ पर थी तो ये था 0। अब इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? V स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, और
ग्रेविटेशन की इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, एक ही जगह हो जाएगा जी, और क्योंकि हम हाइट की ओर ले रहे हैं, इसे एच ले रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा एच। ठीक है, अब इस रिलेशन को ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए m/2 से दोनों ओर, m/2 से दोनों ओर 2gh, तो ये आपके पास आ जाएगा 12mv² इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा mgh। तो अब क्या है, दैट इज़ जब गेंद को फ्रीली छोड़ा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी अपने आप ही काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। दैट्स वाई देयरफॉर, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी की जो कंसेप्ट है इज़ एप्लीकेबल ओनली टू दोज फोर्सेस वेयर वर्क डन अगेंस्ट फोर्स गेट्स स्टोर्ड अप। ये केवल उन्हीं फोर्सों के लिए एप्लीकेबल है पोटेंशियल एनर्जी जो कि वेयर वर्क डन इज़ अगेंस्ट फोर्स, जो काम जो किया गया है वो फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है और उसकी वजह से एनर्जी स्टोर हो जाती है और एंड कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन एक्सटर्नल कॉज इज़ रिमूव्ड। यानी कि अगर हम एक्सटर्नल कॉज को हटा लें, जैसे कि यहाँ पर हमने हमारा एक्सटर्नल कॉज क्या था, हाथ से हमने इसे पीछे की ओर खींचा था, स्प्रिंग को हमने ऐसे दबाया था, तो हम अगर एक्सटर्नल कॉज हाथ को छोड़ दें स्प्रिंग से तो ये अपनी स्थिति में आ जाएगी। इसे एक्सटर्नल कॉज अगर पीछे जो खींचा था इसे अगर हम छोड़ दें तो ये तेज़ भागेगा, तो हमने एक्सटर्नल कॉज हटा लिया है, ठीक है। इसे वन डायरेक्शन में कैसे लिख सकते हैं, वन डायरेक्शन में कैसे लिखा जाएगा, पुट h इज इक्वल टू एक्स, हम x डायरेक्शन लेते हैं इसीलिए f इज इक्वल टू माइनस dv x अपॉन dx, ठीक है। और इसे इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों ओर से, fx dx इज इक्वल टू माइनस, ये dx को हम इधर ले आए हैं, ये याद रखना है, dx को इधर ले आए हैं तो ये आ गया dv, और dv की इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू रख दीजिए vi vf, ऐसे ही यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू रख दीजिए xy xf, तो हमें मिलेगा इज इक्वल टू vi माइनस vf हमें मिल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इट इज़ कंजर्वेटिव, यानी कि कंजर्वेटिव vi है, मीन्स कंजर्वेटिव vi मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ओनली। It means it depends on इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ओनली, यानी कि आई एंड एफ पर ही निर्भर करता है। जब काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन वेलोसिटी या पाथ पर निर्भर करती है तब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कहलाता है। इसे मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार और कि ये जो इक्वेशन है ये हमें ये बता रही है कि ये जो है नंबर 1 ये कंजर्वेटिव है, यानी कि संरक्षित है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। नंबर 1 तो ये हो गया। और जब काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन जब काइनेटिक एनर्जी वर्क डन वेलोसिटी या पाथ
पर निर्भर करती है, पाथ PATH। जब काइनेटिक एनर्जी या आपका वर्क डन दो चीज़ों पर निर्भर करता है, वेलोसिटी या पाथ पर निर्भर करता है, तब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कहलाता है। यानी कि ये कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि जब हमने पृथ्वी ऊपर से बॉल जो छोड़ी है उस टाइम पर ना तो वेलोसिटी इस पर निर्भर थी ना पाथ, क्योंकि ये फ्रीली छोड़ा गया था। और अगर ये आपका ये काइनेटिक एनर्जी यदि वेलोसिटी पे निर्भर होती या पाथ पर निर्भर होती, तब उस कंडीशन में तब ये नॉन कंजर्वेटिव कहलाता, तब ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कहलाता। लेकिन यहाँ पर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, यानी कि फोर्स यहाँ पर कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी और ऑन पाथ, क्योंकि पाथ भी फिक्स है, नीचे आ रहा है सीधा, और वेलोसिटी ये ऑटोमेटिकली गेन कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि हमने जो पहले जो एग्जाम्पल देखे हैं उसमें वेलोसिटी भी बदल जाती है और पाथ भी बदलता रहता है। तो जब फोर्स जो है इस पर निर्भर करता है पाथ या वेलोसिटी पे, तो जब काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन जो है वेलोसिटी या पाथ पर निर्भर करता है, तब फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल PE, पोटेंशियल एनर्जी को मान लिया हमने, उसे हम करते हैं डेल्टा V से हम दिखाते हैं फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? वो ग्रेविटी वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी। देन उस केस में डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डेल्टा V विल बी इक्वल टू -FX डेल्टा X। ठीक है, जैसे गेंद का ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। गेंद का एग्जाम्पल वो हमें क्या बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन इन मैकेनिक दिखाता है। जो गेंद वाला जो एग्जाम्पल है हमने जो ऊपर लिया है, वो हमें बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन इन मैकेनिक्स होता है। मैकेनिक्स में कंजर्वेशन का प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, जिसे हम 6.8 में पढ़ेंगे, मींस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। थैंक यू।